हेलो गाइस, आज इस वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। और इस एनालिसिस के लिए हम कंपनी एज अ रिलायंस यूज़ करेंगे। सो रिलायंस कंपनी का हम एग्जांपल ले रहे हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपको रिलायंस का स्टॉक खरीदना है या बेचना है। वो सारे डिसीजंस आपको खुद बनाने होते हैं। ये हमारा पहला वीडियो होगा फंडामेंटल एनालिसिस पे। हम इसके बाद दूसरा वीडियो बनाएंगे जो कि एडवांस पार्ट होगा इसका। ये सिर्फ वीडियो जो है बेसिक्स कवर करेगा। बेसिक्स हम इसमें 10 नंबर्स की बात करेंगे जो कि बेसिक होते हैं, जो कि हर किसी भी जो आदमी इन्वेस्ट करता है उसे वो 10 नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उस वो नंबर्स से आप बहुत सारी चीज़ें कंपनियों के बारे में जान सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मार्केट कैप से। तो मार्केट कैप जो होता है, अगर इसका फॉर्मूला की बात करें तो ये एक्चुअली नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर से आता है। बट इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली टोटल नेटवर्क ऑफ अ कंपनी होती है कि मतलब एक कंपनी की वैल्यू कितनी है स्टॉक मार्केट में। वो इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं किसी कंपनी के 1 लाख शेयर हैं और उनका प्राइस 100 रुपये है, तो उस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख इंटू 100 यानी कि 1 CR होगा। जैसे कि रिलायंस का अगर मार्केट कैप देखें तो वो लगभग 17 लाख करोड़ है। ये नंबर काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहता है स्टॉक प्राइस के ऊपर नीचे होने से। ज़्यादातर केसेस में जो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग होते हैं वो तो कांस्टेंट रहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट जो स्टॉक प्राइस होता है वो ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण मार्केट कैप लगातार बदलते रहता है। अब आते हैं सेकंड चीज़ में जो कि पी है। अगर हम पी का फॉर्मूला देखें तो पी का फॉर्मूला जो होता है किसी भी कंपनी का मार्केट कैप और उस कंपनी का पैट से अगर उसे डिवाइड कर दें यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पी निकल के आता है। इसका एक और तरीका होता है, कई लोग इसे किसी स्टॉक के एक शेयर के प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, इससे भी वही चीज़ निकल के आती है। तो इस नंबर के सेंस पे आते हैं। ये नंबर एक्चुअली क्या सेंस बनाता है, तो ये नंबर एक्चुअली 2 सेंस बनाता है। एक तो ये सेंस बनाता है कि लोग इस किसी भी कंपनी के को कितना रुपए देने के लिए रेडी हैं उस कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस का देखें तो 18 का पी है, यानी कि लोग 18 रुपये देने के लिए रेडी हैं उसके 1 रुपये प्रॉफिट बनाने के लिए हर साल। और इसका दूसरा सेंस ये भी होता है कि अगर रिलायंस कंपनी को सेम प्रॉफिट के साथ लगातार 18 साल तक चलेगी तो वो अपने मार्केट कैप जितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इन 18 ईयर्स। सो पी जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। अब आते हैं इसे देख के लोग एनालाइज कैसे करते हैं। तो एनालाइज इसे देख के लोग ऐसे करते हैं कि जैसे कि किसी भी कंपनी का पी कम है यानी कि अच्छा है। वो बात है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप कभी भी रैंडमली 2 कंपनियों को उठा के उन कंपनियों का पी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सेक्टर वाइज बहुत ज़्यादा पीस, किसी सेक्टर के पी बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी सेक्टर के पी बहुत कम होते हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर में देखो तो PSU बैंक्स के पी बहुत कम होते हैं, वहीं दूसरे फार्मा सेक्टर हो गया, FMCG सेक्टर हो गया, इनके पी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे जो कि होता है EPS। तो EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। तो ये एक्चुअली अपने नाम से ही बता रहा है कि ये हर शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हमने पिछले फॉर्मूला पे बोला था कि जो कि पी होता है वो अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करने पे आता है। जब हम किसी भी कंपनी के एक शेयर को हम उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो वहाँ से वो नंबर आता है। तो ये वही अर्निंग पर शेयर है जो कि ये बताता है कि एक कंपनी हर शेयर पे कितने प्रॉफिट बना रही है। अगर हम रिलायंस की बात करें तो अर्निंग पर शेयर 70 का है, यानी कि रिलायंस कंपनी अपने हर एक शेयर पे 70 रुपये का प्रॉफिट बना रही है। अर्निंग पर शेयर जो नंबर होता है इसको डायरेक्टली कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी का एक शेयर की प्राइस ज़्यादा होती है उस कंपनी का ज़्यादातर केसेस में अर्निंग पर शेयर भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जिस कंपनी का 10 रुपये का शेयर है वो उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत ही कम होता है, और जिस कंपनी का फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का 10,000 का शेयर है तो उसका ऑटोमेटिकली अर्निंग पर शेयर ज़्यादा ही होता है। तो इसे डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, इसीलिए पी वगैरह को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। अर्निंग पर शेयर एज अलोन कोई भी इंपॉर्टेंट नंबर नहीं होता, बट हाँ ये चीज़ जरूर बताता है कि एक कंपनी एक शेयर पे कितना प्रॉफिट बना रही है। बट इन द सेंस फॉर एनालिसिस कोई भी ऐसे यूज़ नहीं करता कि अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का इतना है तो बेटर है, ऐसा कोई एनालिसिस नहीं किया जाता। अब आते हैं चौथे नंबर पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी पी जितना जैसे ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है, बस पी से अगर 19-20 का फर्क होता है इंपॉर्टेंस में। तो ROE जो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे जो कि ROE होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है जैसे कि पी था। तो इस ROE जो होता है वो रिटर्न ऑन इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ROE एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है बोले तो ये होता है कि किसी कंपनी ने जो लोगों को शेयर्स दिए थे कुछ पैसों के बदले में, जैसे कि आप इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में, तो उससे एक कंपनी कितना रिटर्न बना रही है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब जितनी इक्विटी कंपनी वालों ने लोगों को दी कि हमारे शेयर्स लो और पैसे हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, तो उसमें क्या रिटर्न कंपनी जनरेट कर पाती है। ये एक्चुअली कंपनी की इफिशियंसी भी बताता है कि जितना ज़्यादा ROE होता है कंपनी का उतनी ही ज़्यादा इफिशियंट कंपनियाँ होती हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ROE जो होता है जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। वो अलग बात है कि आपको किसी भी रैंडम कंपनी का इसको भी नहीं कंपेयर करना है, क्योंकि अगेन सेक्टर टू सेक्टर ये बहुत ज़्यादा नंबर वेरी करता है। तो आपको किसी सेम सेक्टर की कंपनी का आप ROE देख सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा इफिशिएंटली अभी करंटली वर्क कर रही है। फ्यूचर का हमें कुछ नहीं पता, वी आर जस्ट टेलिंग अबाउट द प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं PV। ये जो नंबर होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, बट हाँ ROE और P जितना नहीं। तो ये एक्चुअली प्राइस टू बुक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये नंबर जब निकल के आता है जब अपन स्टॉक प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड करते हैं किसी कंपनी। तो अगर हम रिलायंस की बात करें तो जो रिलायंस का PE होता है वो 1.98 का है अप्रॉक्स। सेम PE जैसे इस नंबर को भी जितना कम नंबर होता है उतना अच्छा माना जाता है। वो अलग बात है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अगेन जैसे PE डिपेंड करता था, ये भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि ज़्यादा होता है या कम होता है। हाँ बट जितना कम होगा अगर आप सेम इंडस्ट्री में कंपेयर कर रहे हो जितना कम उतना अच्छा। अब हम बात करते हैं डिविडेंड डील की। डिविडेंड डील क्या बताता है, एक्चुअली डिविडेंड डील ये बताता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना पैसा दे रही है। ये एक्चुअली कैलकुलेट ऐसे किया जाता है कि किसी कंपनी डिविडेंड डील यानी कि प्रॉफिट जितना उस कंपनी ने एक साल पे लास्ट एक साल पे दिया होता है उसे हम स्टॉक प्राइस से डिवाइड करते हैं और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिविडेंड डील परसेंटेज आ जाता है। जितना ज़्यादा डिविडेंड डील परसेंटेज होता है
उतनी अच्छी कंपनी होती है उस डिविडेंड देने के बेसिस पे। डिविडेंड कई बार क्या होता है, कुछ कंपनी का डिविडेंड आप कंपेयर तो डायरेक्टली कर सकते हो कि डिविडेंड जो कंपनी ज़्यादा देती है वो डायरेक्टली ही परसेंटेज उसका ज़्यादा रहता है और जो कम देती है उसका डायरेक्टली परसेंटेज कम ही रहता है। बट इस नंबर में एक चीज़ ये होती है इंपॉर्टेंट जो देखनी चाहिए लोगों को, वो ये होता है कि कई बार क्या होता है, जो कंपनी को ये पता होता है कि हम कहाँ ग्रो कर सकते हैं, तो वो कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने आप अपनी ग्रोथ में लगाती है, ना कि डिविडेंड को बांटना। अब हम आते हैं इंडस्ट्री पी पे। इंडस्ट्री पी क्या होता है, ये जस्ट एक एवरेज होता है किसी भी इंडस्ट्री के डिफरेंट कंपनीज का पी का। तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये जस्ट एक एवरेज होता है ताकि आप किसी कंपनी का उसे देख के कंपेयर कर सके कि वो कंपनी अपने सेक्टर में या अपनी इंडस्ट्री में अच्छा कर रही है या अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट वो खराब कर रही है। अब आते हैं डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, जैसे हमारा आरओई था, पी था और पीवी था, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एक नंबर होता है जो कि डेब्ट टू इक्विटी होता है। डेब्ट टू इक्विटी एक्चुअली ये बताता है कि किसी कंपनी ने कितना ज़्यादा लोन लिया है। जो डेब्ट टू इक्विटी नंबर होता है ये एक्चुअली निकल के आता है किसी भी कंपनी ने कितना डेब्ट लिया है अपॉन टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी का अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक से वैसे देखा जाए तो अगर 0.5 से ज़्यादा डेब्ट टू इक्विटी होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। वो अलग बात है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जैसे कि बैंकिंग वगैरह, वहाँ डेब्ट टू इक्विटी नंबर यूजलेस हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली बैंक का काम है डेब्ट वगैरह लेके लोगों को इंटरेस्ट देना, ये सारी चीज़ें वो बैंक का काम है। तो वो सारी चीज़ों को छोड़ दो जहाँ जो कि हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो डेब्ट टू इक्विटी ये बताता है कि मतलब कंपनी कितनी अच्छी है पैसों को मैनेज करने में। तो जितना ज़्यादा डेप्थ होता है उतनी ज़्यादा कंपनी रिस्की होती है। बस हाँ, कुछ सेक्टर्स को छोड़ देना जैसे कि बैंकिंग, एनबीएफसीज, क्योंकि इनका काम ही वो सब होता है तो इनके डेप्थ टू इक्विटी रेशियो यूजलेस होते हैं, तो इनके नहीं देखने चाहिए आपको। अब आते हैं बुक वैल्यू पे। तो ये वही बुक वैल्यू है जो कि हमने यूज़ की थी प्राइस टू बुक रेशियो निकालने के लिए, यानी कि पीवी निकालने के लिए। तो अब ये जो होता है ये एक्चुअली टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी को अगर हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तब ये नंबर आता है। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट होता है, इसी के कारण प्राइस टू बुक वैल्यू भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नंबर किस सेंस में इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपने अर्निंग पर रेशियो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो इंपॉर्टेंट होता है, उसी सम सेंस में ये नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है कि ये नंबर एक्चुअली ये बताता है कि अगर कंपनी अपने जितना भी लोन है वो वापस कर दे और अपनी पूरी कंपनी को बेच दे, यानी कि एसेट्स वगैरह जो भी कंपनी के पास है बेच दें, तो उस कंपनी के पास पर शेयर कितना रुपया होगा। यानी कि अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू 20 रुपये, यानी कि हर शेयर पे 20 रुपये ही कंपनी को बेचने में, अपने सारे सामान बेचने में मिलेगा। बुक वैल्यू देखने में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जो आईटी सेक्टर की कंपनी होती है वहाँ जो चीज़ होती है मेन कोर टेक्नोलॉजी होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स नहीं होते कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नहीं, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इंप्लॉयज़ ही उनके लिए बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अब हम लास्ट नंबर पे आते हैं जो कि होती है फेस वैल्यू। ये वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट नंबर होता है क्योंकि इसको एक्चुअली हमारे सेंस में कभी यूज़ भी नहीं होता। नॉर्मली लोगों के लिए इस नंबर का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि ये सिर्फ कंपनी यूज़ कर रही होती है। जब वो कंपनी कोई भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है या कोई भी एक्शन लेती है तो वो इसके बेस पे लेती है, बट एज अ इन्वेस्टर इस नंबर का कोई यूसेज नहीं होता है। बट हाँ, ये कंपनी का दिया होता है तो आप चेक कर सकते हो। फेस वैल्यू जो कि कुछ कंपनी का 10 होता है, एक से 10 के बीच में होता है मोस्ट ऑफ द कंपनियों का, जहाँ तक मैंने देखा है। तो इस नंबर के बारे में बहुत ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके कोई यूज़ होगा नहीं इस नंबर का। इस नंबर का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि जिस कंपनी का ज़्यादा है तो अच्छा, कम है तो अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता इस नंबर में। ये जस्ट एक नंबर होता है जो कि कंपनी अपने जब भी वो कोई इवेंट होता है तो वो यूज़ करती है, उसके लिए ये नंबर होता है। तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो अपने उसके लिए कि एनालिसिस वगैरह के लिए। तो अब आपके मन में सवाल ये होगा कि यार इनमें से कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नंबर्स देखने चाहिए। 10 नंबर, ऐसा तो नहीं होता होगा कि जो इन्वेस्टर होते होंगे 10 नंबर्स को देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स को देखते हैं, वो एक्चुअली पी देखते हैं, पीवी देखते हैं, आरओई देखते हैं, डिविडेंड यील्ड देखते हैं, कुछ जिनको रिटर्न चाहिए होता है मार्केट से बहुत जल्दी, क्योंकि उनको एज अ पैसिव इनकम चाहिए होती है। तो डिविडेंड यील्ड एक अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है, तो लोग डिविडेंड यील्ड को देखते हैं और डेब्ट टू इक्विटी को देखते हैं। अगर आप ये 5 नंबर्स देख लेते हो किसी कंपनी का, तो कुछ नंबर्स तो आप इनडायरेक्टली देख ही रहे होते हो, जैसे कि बुक वैल्यू, इसको आप इनडायरेक्टली देख ही ले रहे हो। तो इसलिए इस नंबर का इंपॉर्टेंस, ये 2 नंबर्स का तो इंपॉर्टेंस बचता नहीं है। और लास्ट एक मार्केट कैप इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार जब आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप बड़ी से बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ताकि ऐसा ना हो कि कंपनी एक बार में गिर जाए, है ना। क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होती है उतना कम रिस्क हो जाता है आपका, क्योंकि वो कंपनी ऐसे एक बार में गिरना मुश्किल होता है। ऐसा तो नहीं है कि गिरेगी नहीं, बट गिरना मुश्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, ये लेस रिस्क वाली कंपनी होती है क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है जो कि एक झटके में फेल नहीं होंगी, क्योंकि लगातार जब ये कुछ बहुत गंदा काम करेंगे तभी ये फेल होंगी। तो ये 6 इंपॉर्टेंट नंबर हैं और 4 ये देखे जाए तो, अगर इनको देखा जाए तो कुछ नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं बट बहुत ज़्यादा सेंस बनाते नहीं है, क्योंकि इन नंबर को अकेले देखना मतलब बहुत खतरनाक नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप ये 6 नंबर्स को किसी कंपनी के कंसीडर करके उस कंपनी को दूसरे सेम सेक्टर की कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए इन्वेस्टिंग वगैरह में तो आप लोग मुझे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं मैसेजेस वगैरह इग्नोर नहीं करता हूँ। और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है। और ऐसे पब्लिकली व्हाट्सएप नंबर देना तो रिस्की होता है, तो मैं वो नंबर तो नहीं दूंगा। बट आप मुझे पर्सनली अगर इंस्टा पे अभी मैसेज करते हैं तो मैं आपको जरूर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा जब भी मैं उस मैसेज को देखूँगा। तो जो भी आपको हेल्प चाहिए इन्वेस्टिंग वगैरह से लेकर, अगर आप पर्सनली करना चाहते हैं तो मैं उसमें आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता चलते रहे। थैंक यू।